वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं 2020 का जो आपका पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का पेपर जो 2020 का सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है जो भाग ए है जो जिसमें 10 क्वेश्चन कम से कम एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है कि रदनक दांतों की संख्या, 4 तरह के दांत होते हैं, अग्र चर्वणक, चर्वणक, कर्तनक, रदनक। तो रदनक दांतों की संख्या कितनी थी? एक नंबर का क्वेश्चन था। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो रदनक दांतों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। रदनक दांतों की संख्या कितनी? 2 होती है। सेकंड क्वेश्चन आपका था कौन सा प्रतिरक्षी प्रथम उत्पादित किया गया था? कौन सा प्रतिरक्षी है जो प्रथम उत्पादित किया गया था? कौन सा प्रतिरक्षी प्रथम उत्पादित किया गया था? पेनिसिलिन नाम का जो प्रतिरक्षी है, पेनिसिलिन नाम का जो प्रतिरक्षी है वह सबसे पहले उत्पादित किया गया था। कौन सा? पेनिसिलिन। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 1 नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? पहली चीज श्रृंखलन है क्या? तो श्रृंखलन क्या? एक कार्बन का गुण होता है, पूरी एक कार्बन की चेन होती है श्रृंखला, जो कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन की पूरी एक चेन होती है, कार्बन मिलकर आपस में एक नई लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और यह श्रृंखला बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथा आपका क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि न तो ऊर्जा को, वातावरण के अंदर जो ऊर्जा मिलती है अपने को, न तो उसको नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको उत्पत्ति किया जा सकता है, उत्पत्ति उसकी की जा सकती है। न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसकी उत्पत्ति की जा सकती है, उत्पत्ति की जा सकती है। तो यह क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है और इसका वैज्ञानिक नाम? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष तो सबको पता है, खेजड़ी। मेन था कि इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखना था अपने को। आधा नंबर का क्वेश्चन था। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा था? खेजड़ी, और इसका वैज्ञानिक नाम था पैरासोपिड सीनेरिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम था। ये भी आधे नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोरल का बाह्य कंकाल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, कोरल का रासायनिक कंकाल। कोरल का जो रासायनिक कंकाल है वह किसका बना होता है? तो वह बना था कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अभी करवा रहे हो 10 क्वेश्चन, वो जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, भारत में किस पार्ट पर मेकाक बंदर पाए जाते हैं? 7वां क्वेश्चन क्या था? भारत के अंदर किस पार्ट में मेकाक नाम के बंदर या मेकाक नाम की प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं?
भारत के अंदर मेकाक नाम के बंदर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दक्षिणी भारत के अंदर, दक्षिणी और पश्चिमी घाट में। दक्षिणी भारत में और पश्चिमी घाट के अंदर मेकाक बंदर पाए जाते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो दक्षिणी भारत, और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कैल्सीफिरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कैल्सीफिरॉल की कमी से, किसकी कमी से? कैल्सीफिरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सीफिरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। रिकेट्स नामक रोग, कैल्सीफिरॉल की कमी से रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा आरएच कारक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? कौन सा वाला आरएच कारक? तो माइनस नेगेटिव आरएच कारक। नेगेटिव आरएच कारक सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? अपने जो रक्त समूह है ए बी ओ ए बी, इसके अंदर से सर्वहारी रक्त समूह कौन सा? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वहारी ब्लड ग्रुप रक्त समूह कौन सा है? तो वहाँ है अपना ए बी। कौन सा हो गया? ए बी रक्त समूह को सर्वहारी रक्त समूह भी बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं, एक छड़ चुंबक के लिए, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय रेखाएं। अब देखो लास्ट ये 10वां क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है छड़ चुंबक के लिए। तो मान लो ये कोई एक छड़ चुंबक है, ये कोई एक छड़ चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से जो रेखाएं निकलेगी चुंबकीय रेखा, ये कुछ इस तरह से निकलेगी। तो इस तरह से आपको शो करनी थी चुंबकीय रेखाएं, इस तरह से शो होती है छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं। ये वाला हिस्सा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी ध्रुव। 1 नंबर का क्वेश्चन था, कहीं कटने वाला नहीं है। तो ये इस तरह से चुंबकीय रेखाएं शो करनी है। नेक्स्ट, अब देखो पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। पार्ट बी के अंदर सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पार्ट ब, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, अपक्षयण की शक्तियाँ। पहला क्वेश्चन था अपना, अपक्षयण की शक्तियाँ क्या है? अपक्षयण की शक्तियाँ क्या है? तो अपक्षयण की शक्तियाँ क्या होती है? अपक्षयण क्या होता है? जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी के कठोर परत होती है, वो टूटकर मुलायम मिट्टी में बदल जाती है, वह क्या कहलाती है? अपक्षयण शक्तियाँ। वह क्या कहलाएगी? मतलब जो मिट्टी की जो कठोर परतें होती है, जो पहाड़ों वगैरह में रहती है, टूटकर मुलायम में चेंज हो जाती है, टूटकर मुलायम बन जाना अपक्षयण शक्तियाँ कहलाती है। फिर ये किस प्रकार उपयोगी है? तो ये अपर्दन के लिए उपयोगी है। अपक्षयण शक्तियाँ क्या किसके लिए यूज़ की जाती है? मेन अपक्षयण शक्तियाँ अपर्दन के लिए काम में आती है। अपर्दन में इसको बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्परिवर्तन नाम किसने दिया? उत्परिवर्तन नाम किसने दिया?
उत्परिवर्तन नाम की खोज किसने की थी? हुगो डी ब्रीज ने की थी। किसने? हुगो डी ब्रीज नामक ने उत्परिवर्तन नाम की खोज की थी। और फिर कि लेमार्क के अनुसार नई जातियों के उद्भव को समझाइए। तो हुगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक, हुगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, प्लस लेमार्क द्वारा नई जातियों के उद्भव को समझाइए। नई जातियों के उद्भव को समझाना था। तो वे जीव जो जिसमें अंगों का प्रयोग करते हैं, तो अंग अगली पीढ़ी में, मतलब जिसमें अंगों का यूज़ किया जाता है वही अंग अगली पीढ़ी में भी शो होते हैं, अगली जनक से नई संतति में भी जाते हैं। तो नई जातियों का विकास होता है, नए नए लक्षणों का नई पीढ़ी में जाना नई जातियों का विकास करता है। तो ये बात लेमार्क ने कही थी, ये बात लेमार्क ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वाहनों की हेडलाइट के अंदर, जो गाड़ियाँ वगैरह रहती है वो वाहनों की हेडलाइट के अंदर पीले रंग के पेपर का यूज़ क्यों किया जाता है? पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है वाहनों की हेडलाइटों में? पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट के अंदर पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है? ताकि क्या जो कोहरा वगैरह रहता है सर्दियों में, उससे बचने के लिए, कोहरे वगैरह में एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो जो हेडलाइट्स के अंदर पीले रंग का पेपर यूज़ किया जाता है, वाहनों में हेडलाइट के अंदर पीले रंग के पेपर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कोहरे से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये पार्ट अ और पार्ट ब वाला क्वेश्चन जो था वह है कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अच्छी नेत्र दृष्टि, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अच्छी नेत्र दृष्टि का महत्व समझाना था। पार्ट ब था जो 3 नंबर का क्वेश्चन, जो पहला जो था वो 1 नंबर का, दूसरा हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की अच्छी नेत्र दृष्टि का महत्व बताना था। पहला हेडलाइट में पीले रंग का पेपर कोहरे से बचने के लिए चिपकाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पादप कौन से भाग से प्राप्त होता है? अफीम पादप, ये भी क्वेश्चन 16वें का अ पार्ट था। 16वें का अ पार्ट की अफीम पादप जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पादप पौधे के सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है वो प्लांट्स के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम का उपयोग, अफीम का यूज़ लिखना था। अफीम का उपयोग, टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का था, एक नंबर के क्वेश्चन थे, अ व स पार्ट थे तीनों, ठीक है। तो फिर लिखना था अफीम पादप का रासायनिक नाम। 3 पार्ट थे, पूरा 16 3 नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था। अफीम का जो लास्ट का था, अफीम का रासायनिक नाम लिखना था। अफीम पादप का रासायनिक नाम पेसेवर सोमनिफेरम। क्या हो गया? पेसेवर सोमनिफेरम। अफीम पादप का साइंटिफिक नेम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेसेवर सोमनिफेरम। सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन था, समांगी
विषमांगी में उत्प्रेरण में अंतर बताना था। समांगी व विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर। समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण। जिसके अंदर क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों ही समान हो। विषमांगी जिसमें क्रियाकारक उत्प्रेरक दोनों अलग अलग हो, वो कौन सा हो गया? विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लिखना था। 17वां क्वेश्चन ये भाग अ और भाग ब, जिसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना था, जिसमें HCl NaOH की रिएक्शन, HCl और NaOH की रिएक्शन करवाने पर NaCl प्लस H2 बनता है। ये अपनी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। कोई भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखनी थी, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऊपर वाला 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी है वो बतानी थी, प्लस इसके विलुप्त होने के कोई 4 कारण बताने थे कि जो वन्य जीव की संकटग्रस्त जातियां है वो क्यों विलुप्त हो रही है, और इसके जो नाम बताने थे कुछ वन्य जीवों की जो भी नष्ट हो रही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन प्रभाव किसे कहते हैं? 19वां जो क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट दे रखे हैं कि पहला, सब तीनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि ब पार्ट जो है वो 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। तो अ भाग क्या था? अ भाग था रमन प्रभाव। रमन प्रभाव क्या है? तो प्रकाश की एक तरंग एक दृश्य से निकलती है और इस प्रकाश की तरंग का मुख्य भाग एक दिशा में प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश की तरंग एक भाग से निकलती है तो इसका जो मुख्य भाग है वो एक ही दिशा में प्रकीर्णन हो जाएगा प्रकाश की किरण का। या अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। तो वह प्रभाव कौन सा कहलाता है? रमन प्रभाव कहलाएगा। वह प्रभाव रमन प्रभाव कहलाता है। फिर इसी का ब पार्ट था कि भारत के अंदर विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2020, 28 फरवरी 2020 को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल 3 नंबर का था। अ पार्ट 1 नंबर का, ब पार्ट 1 नंबर का और स पार्ट भी 1 नंबर का। तो जो स पार्ट का वाला क्वेश्चन है, हमारे देश में पहला परमाणु बिजली कहाँ स्थापित की गई? इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पहली परमाणु बिजली कहाँ स्थापित हुई? तो तारापुर महाराष्ट्र। कहाँ हुई? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर हुई। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर पहली बिजली स्थापित की गई थी इंडिया के अंदर। ये तीनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कुछ अ पार्ट ब पार्ट दे रखे थे। उसमें क्या था कि आपको IUPAC नाम बताने थे। जैसे 20वां क्वेश्चन था जिसमें आपको IUPAC नाम बताने थे। अपने को फॉर्मूला पूरी श्रृंखला दे रखी थी, उसके IUPAC नाम बताने थे। तो CH3, CH3, Cl और F। इसका IUPAC नाम बताना था। 2 दे रखे थे, अ पार्ट ब पार्ट 1-1 नंबर के थे। दोनों का IUPAC नाम बताने थे। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरो, क्योंकि जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ऐड है। तो नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो 3-फ्लोरो।
जो F है वह तीसरे कार्बन पे 2 क्लोरो 3 फ्लोरोब्यूटेन। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। कार्बन की संख्या 4 है तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो नाम ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है यहाँ है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 प्रोपीन। दोनों एक एक नंबर के। फिर ये तो अ पार्ट हो गया था। ब पार्ट आपका था कि नायलॉन 66 का एकलकों के नाम बताने थे। नायलॉन 66 के एकलकों के नाम बताने थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सामेथिलीन डायएमीन। हेक्सामेथिलीन डायएमीन और एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डायएमीन व एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्यों? अ पार्ट जो था ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो अ पार्ट थे वो 2 नंबर का हो जाएगा। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, पार्ट सी। आपके जो पार्ट सी है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। पार्ट सी के अंदर जितने क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं। तो पहला 4 नंबर में भी एक भाग में दे रखे हैं, एक नंबर के। टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 21 आपका जो क्वेश्चन उसमें पहला है, फल को परिभाषित करना था। फल की परिभाषा लिखनी थी। तो अंडाशय से फल का निर्माण होने की। अंडाशय से फल का निर्माण होना। अंडाशय से फल का निर्माण होना। नेक्स्ट खरीफ की फसल का एक उदाहरण लिखना था। सेकेंड पॉइंट था कि खरीफ की फसल का एक उदाहरण। तो खरीफ की फसल का एक उदाहरण बाजरा, ये भी 1 नंबर का। नेक्स्ट तीसरा आपका क्वेश्चन था, दालों का राजा किस पादप को कहते हैं? दालों का राजा किस पादप को कहते हैं? दालों का राजा किस पादप को कहते हैं? चने को कहते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। दालों का राजा चने को कहा जाता है। ये पूरा टोटल क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, जिसमें पार्ट 4 दे रखे हैं एक नंबर के। तो दालों का राजा चने को कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा आपका जो था, अपमार्जक का कार्य करने के लिए एक कीट का नाम बताइए। अपमार्जक का कार्य करने के लिए, तो अपमार्जक का कार्य करने के लिए कीट का नाम दीमक है, तिलछट्टा है। ये क्या करते हैं? अपमार्जक का काम करते हैं। तिलछट्टा हो गया, दीमक हो गया। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो टोटल 21वें क्वेश्चन में 4 छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखे थे, एक नंबर के। टोटल क्वेश्चन आपका था 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बाईसवां। नेक्स्ट क्वेश्चन था वह था कि एक तो संकट पूर्व संकरण को समझाना था। संकट पूर्व संकरण को समझाना है। संकट पूर्व संकरण जिसमें जीनोटाइप का पता चलता हो, जिसके अंदर जीनोटाइप का पता चलता हो, वह क्या कहलाता है? संकट पूर्व संकरण। प्लस संकरण का उदाहरण लिखना है। प्लस संकरण का एक एग्जाम्पल लिखना था। ये टोटल जो क्वेश्चन है वो तो 4 नंबर का है, लेकिन इसमें आपके 4 पार्ट दे रखे हैं एक नंबर के। तो एक लाइन की एक डेफिनेशन हो जाएगी और एक एग्जाम्पल लिखना था संकरण का। दूसरा पार्ट देखो इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो 24वां।
24वां आपका क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट अ था। पार्ट ब का आपके क्वेश्चन था, अम्ल व क्षार की ओशन अवधारणाएं लिखनी थी। अम्ल व क्षार की ओशन अवधारणाएं। अम्ल व क्षार की ओशन अवधारणाओं के बारे में बताना था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें अम्ल व क्षार के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना था। नेक्स्ट पार्ट स, धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाना। 24वें क्वेश्चन का पार्ट स कौन सा था? ये 1 नंबर का ही है, जिसमें धातु की अम्लों के साथ रिएक्शन, अम्लों के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाना था। वह क्या दे रखा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है। कितना? 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर बल लगाया जाता है। किसकी? 5 मीटर सेकंड की चाल से। तो उसने क्या बोला फिर, जिससे उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है? अगर उसके ऊपर मैं 40 किलोग्राम द्रव्यमान का वेट लगाऊं, भार लगाऊं, तो उसका वेट कितना हो जाता है? 10 प्रति मीटर सेकंड। 10 प्रति मीटर सेकंड हो जाता है। तो उसने क्या पूछा फिर? कार्य पूछा है कि बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो अब ये मैंने पूरा क्लियरली समझा रखा है जब चैप्टर करवाया था। तब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अपन अभी नहीं करते हैं। तो इसका जो मेन आंसर आएगा, अगर आपका आंसर 200 आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन 200 नहीं आ रहा है, नहीं आता है, तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक वस्तु पर अधिकतम 200 जूल कार्य करने पर 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर 200 मीटर कार्य करूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी भी वस्तु पर कितना कार्य करूँ? 200 मीटर कार्य करूँ, तो वहाँ 10 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। वहाँ 10 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। तो उसके ऊपर बल द्वारा किया गया बल का मान ज्ञात करना है कि उस पर जो बल कार्य कर रहा है उसका मान क्या होगा, बल ने कितना कार्य किया, बल का मान निकालना है। तो यहाँ आपका आंसर आना चाहिए, यहाँ आपका आंसर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 20 है तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये अ भाग, वो जो मैंने पहले करवाया अ भाग, और ये ब भाग था, तो पूरा टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था। दोनों 2-2 नंबर के थे। पहले का आंसर 200 आना चाहिए, दूसरे का आंसर 20 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से आप क्या अभिप्राय है? पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? और जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व समझाना है। जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व समझाना है। जैव विविधता का पर्यावरण में क्या महत्व है वो समझाना है। एक तो कि पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, और दूसरा क्या समझाना था? 4 नंबर का क्वेश्चन था ये भी।
जैव विविधता की पर्यावरण में क्या इंपॉर्टेंस है, वो बड़ा क्वेश्चन है, आप देख लेना चैप्टर में, आपको इजीली मिल जाएगा, मैंने अच्छे से समझा रखा है, करवा रखा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत याद रखने जैसा क्वेश्चन है, और इसमें तो पूरे के पूरे 4 नंबर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेक्शन डी, नेक्स्ट का सेक्शन डी, उसमें भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट डी या द, ठीक है, इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। इसमें भी अ प स पार्ट में अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला अ भाग क्या है कि श्वसन की परिभाषा, अ भाग क्या था आपका, श्वसन की परिभाषा लिखनी थी। श्वसन की परिभाषा कम से कम 3 से 4 लाइनों में आपको लिखनी ही थी। फिर ऊपरी श्वसन तंत्र को, ऊपरी श्वसन की परिभाषा लिखनी थी। यह क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का बाहर आना, CO2 का अंदर जाना, प्लस किसका निर्माण करती है, ग्लूकोज प्लस H2O का। ठीक है, ब पार्ट क्या था इसका कि ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाना था। ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग, ऊपरी श्वसन तंत्र के भागों को समझाना था, ब पार्ट था आपका। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखना था, समझाना था एक एक भाग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, ऊपरी श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। स पार्ट क्या था कि ऊपरी श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। तंत्र का नामांकित चित्र, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का, और ये ऊपर वाला 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपके। फिर अथवा में जो क्वेश्चन था वो था, पहला भाग क्या था, नर जनन तंत्र, मानव नरलिंग हार्मोन का नाम, मानव। अ पार्ट क्या था, मानव नरलिंग हार्मोन का नाम लिखना था। नरलिंग हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन था। फिर बी पार्ट में क्या पूछा, मानव नर जनन तंत्र का लैंगिक अंगों की संरचना के वर्णन करने थे। ब पार्ट क्या पूछा इसने कि नर जनन तंत्र के लैंगिक अंगों का वर्णन करना था। एक पार्ट के वर्णन करने थे, वर्षण कोश वगैरह, शुक्राशय वगैरह, इन सभी पार्ट्स के आपको वर्णन करने हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का बन जाएगा। फिर स पार्ट था कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। ये भी 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पहला 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का बना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था टोटली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह भी अ ब स 3 पार्ट में डिवाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, वह भी अ प स 3 पार्ट में डिवाइड था। अ भाग क्या था कि जो धनायन है, जो पॉजिटिव है, धनायन का आकार उदासीन अणु से छोटा क्यों होता है, ये आपको बताना था 1 नंबर का क्वेश्चन। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से कम होने पर, क्यों, क्योंकि जो एक परमाणु के अंदर उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसीलिए धनायन आकार उदासीन से आकार छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है उदासीन अणु से। ठीक है, दूसरा आपका था मेंडलीफ आवर्त सारणी के कोई 2 गुण लिखने थे। ब पार्ट था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी के 2 गुण। मेंडलीफ आवर्त सारणी के 2 गुण लिखने थे आपको। ठीक है, कि इसने धातु अधातुओं को अलग रखा, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, उनके द्रव्यमान के आधार पर अलग अलग रखा। जो भी गुण थे आपको लिखने थे। तीसरा था
कि परमाणु को घटते हुए आकार में, तो आपको एक तो सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम और पोटेशियम, ये आपके स पार्ट में दे रखे थे। इनको क्या करना था, आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। इनको क्या करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित। तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम में, एक तो लिथियम पहले आएगा, फिर आएगा सोडियम, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था, पोटेशियम, फिर आरबी और फिर सीएस, सीजियम। फिर था सीजियम। तो ये भी कितना, 1 नंबर का क्वेश्चन था। जो आवर्त सारणी का था वो 2 नंबर का, और अ पार्ट जो था वो धनायन वाला, धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता, वो 1 नंबर का। तो टोटली ये क्वेश्चन कितने नंबर का बना, 5 नंबर का ये क्वेश्चन टोटली बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धनता किसे कहते हैं। ये भी अ प 3 पार्ट में डिवाइड था। ये क्वेश्चन भी अ ब स 3 पार्ट में डिवाइड था। तो पहला पार्ट क्या था इसका, अ भाग, आवर्धनता किसे कहते हैं, आवर्धनता किसे कहते हैं। फिर ब पार्ट था आवर्धनता, क्या, जो उसने मैंने इजीली बताया था कि m से डिनोट करते हैं, 1/p होती है, 1/p। तो ब पार्ट क्या था कि किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न करना था किरण के लिए, एक किरण चित्र की सहायता से आवर्धनता का सूत्र बताना था। ठीक है, किरण का चित्र बना के आवर्धनता का सूत्र को शो करना था। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर तीसरा स पार्ट था कि यदि आवर्धनता धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि आवर्धनता क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी थी इसमें आवर्धनता के आधार पर। तो ये आपका टोटली पूरा पेपर क्लियर होता है। अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, जो कोई नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई ये चैप्टर में भी जाके इजीली देख लेना, मैंने वहाँ पे भी अच्छे से समझाया है। अगर वहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस कमेंट में मैसेज कर देना, कमेंट में पूछ लेना।